दोस्तों, क्या आप अपनी आने वाली लद्दाख की ट्रिप जो है वो फ्लाइट से प्लान करने की सोच रहे हो, पर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई फ्लाइट से जाना सही भी है या नहीं है? बहुत सारे लोग जो है इस चैनल के ऊपर या फिर मेरे ब्लॉग के ऊपर मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि धीरज भाई, फ्लाइट से लद्दाख जाना उतना एक्साइटिंग है या नहीं है? क्या रोड की जर्नी ज़्यादा एक्साइटिंग है या फ्लाइट से जाने की जर्नी ज़्यादा एक्साइटिंग है? समझ नहीं आ रहा किसको चूज़ करूं। अब ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जब भी हम लद्दाख ट्रिप की बात करते हैं तो रोड जर्नी की बात करते हैं कि भाई मुझे मनाली ले हाईवे से जाना है, श्रीनगर ले हाईवे से जाना है। अब इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अक्सर लोगों को वो कहावत है ना कि जो जर्नी है वो ज़्यादा खूबसूरत है आपकी डेस्टिनेशन से, उसमें ज़्यादा बिलीव होता है जब भी लद्दाख की बात आती है। इसलिए लोग लद्दाख रोड से जाना प्रेफर करते हैं। पर आज इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपके साथ में 7 ऐसे रीजन शेयर करने वाला हूं या बातें शेयर करने वाला हूं जो लद्दाख बाय फ्लाइट के फेवर में है। और अगर आप फ्लाइट से लद्दाख प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जूले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लद्दाख ट्रिप की जब भी बात होती है तो रोड जर्नी की बात होती है, रोड ट्रिप की बात होती है। और काफ़ी कम देखा जाता है कि लद्दाख बाय फ्लाइट की बात हो रही है, लद्दाख बाय एयर जाने की बात हो रही है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि भाई जहाँ पे टाइम का जो एसेंस है, टाइम का जो महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ पे लोग ड्राइव करके नहीं जाना चाहते हैं या राइड करके नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ लोग फ्लाइट से लद्दाख जाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसे लोग फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं और फिर जब अपनी रिसर्च शुरू करते हैं लद्दाख ट्रिप के ऊपर तो उन्हें रियलाइज होता है कि भाई मैंने तो टिकट बुक कर ली है फ्लाइट की, सब लोग तो रोड जर्नी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो आइए जानते हैं 7 ऐसे रीजंस जो आपको आश्वासन दिलाएंगे कि भाई अगर आपने लद्दाख की फ्लाइट बुक कर ली है तो कोई गलती नहीं करी है। सबसे पहला रीजन इसमें यह आ जाता है कि भाई लद्दाख अगर आप विंटर में जाना चाहते हो तो सिर्फ आप फ्लाइट से ही जा सकते हो, रोड्स तो बंद होते हैं। तो ये सबसे कॉमन रीजन है लद्दाख फ्लाइट से जाने का, क्योंकि 4-5 महीने जो विंटर के होते हैं उसमें रोड्स बंद रहते हैं। जो श्रीनगर ले हाईवे है वो अपना मई के आसपास जो है स्टेबलाइज होता है, अप्रैल के आसपास ओपन हो जाता है, स्नो काट दी जाती है, बट फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबलाइजेशन में और मई के आसपास जो है या अर्ली मई के आसपास जो है श्रीनगर ले हाईवे स्टेबलाइज हो जाता है। ऐसी जो मनाली ले हाईवे है वो भी अपना मई एंड जून स्टार्टिंग के आसपास जो है मनाली ले हाईवे भी स्टेबलाइज हो जाता है। तभी आप रोड से ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको रोड से ट्रैवल करना है लद्दाख तो। और फिर ये हाईवे जो है पूरा सीजन ओपन रहते हैं और जो अक्टूबर का महीना आता है तब स्नोफॉल पड़ना स्टार्ट हो जाता है और जब स्नोफॉल पड़ता है तो ये हाईवेज जो है क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं या रिस्की होना स्टार्ट हो जाता है इनके ऊपर ट्रैवल करना, क्योंकि ये कभी भी लंबे समय के लिए जो है बंद हो सकते हैं। जो श्रीनगर ले हाईवे है वो करीबन नवंबर, कई बार दिसंबर तक भी ओपन रहता है। फ्रीजिंग कंडीशन होती है, टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप एज अ टूरिस्ट जो है श्रीनगर ले हाईवे पे विंटर में ट्रैवल करें, क्योंकि बर्फ पड़ गई, रोड बंद हो गया तो खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको नवंबर से लेके और अप्रैल तक का टाइम अगर है और उसमें लद्दाख ट्रैवल करना है, विंटर लद्दाख देखना है, स्नोई कंडीशंस देखनी है, वहाँ पे फ्रोजन पैंगोंग लेक देखनी है, फ्रोजन सोमोरी देखनी है, तो फिर आपके पास में एक ही चारा है कि आप लद्दाख जो है वो फ्लाइट से जा सकते हो और फिर वहां पे लद्दाख की साइट सीइंग कर सकते हो। अब विंटर के अंदर लद्दाख का ट्रिप कैसे प्लान करा जाए, क्या आइटनरी होनी चाहिए, कौन से साइट सीइंग प्लेसेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए आपको, वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे कवर करा हुआ है। आप उस वीडियो को यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। दूसरा रीजन बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपको टाइम बचाना है और क्विकली ले पहुंचना है या लद्दाख पहुंचना है तो आप फ्लाइट पकड़िए और 2 घंटे के अंदर अंदर ले पहुंच जाइए। अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो तो मनाली ले हाईवे से आपको कम से कम 3 दिन लगने वाले हैं दिल्ली से ले पहुंचने के, लद्दाख पहुंचने के। और अगर आप श्रीनगर ले हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास में 4 दिन होने चाहिए दिल्ली से श्रीनगर ले हाईवे होते हुए लद्दाख आने के। और अगर आप रोड से आ रहे हो और रोड से ही वापस जा रहे हो तो 7 दिन तो यही हो गए जो आपको अपनी आइटनरी में प्लान करने होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप ऑलमोस्ट सी लेवल से या बहुत ही भरी गर्मी से सीधा ठंडी कंडीशन में और हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको एक्लेमेटाइजेशन जिसे कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। ले में पहुंचने के बाद में 48 घंटे का एक्लेमेटाइजेशन, यानी कि बॉडी को हाई ऑल्टीट्यूड पे अडाप्ट होने का टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा जब भी आप ले फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक्लेमेटाइजेशन जो है
वो की है किसी भी लद्दाख ट्रिप को सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। तीसरा रीजन भी सिंपल है कि अगर आप लद्दाख फ्लाइट से जाते हो तो आप करीबन करीबन 5 से 6 दिन जो है वो बचा लेते हो, जो रोड की जर्नी में लगते हैं श्रीनगर लेह हाईवे से जाते हुए और मनाली लेह हाईवे से वापस आते हुए। और कैसे, जैसा मैंने आपको पिछले पॉइंट के अंदर बताया कि भाई श्रीनगर लेह हाईवे से जाओगे तो 4 दिन लगेंगे, मनाली लेह से वापस आओगे तो 3 दिन लगेंगे, और एक दिन जो है वो आपको लेह में एक्लेमेटाइजेशन के लिए, बॉडी को हाई ऑल्टीट्यूड पे अडाप्ट कराने के लिए चाहिए। तो 8 दिन मिनिमम अगर आप रोड से ट्रिप कर रहे हो तो सिर्फ इसी में हो गए। अभी आपने लद्दाख की कोई साइट सीइंग नहीं करी है, तो अगर आपको अब लद्दाख की साइट सीइंग करनी है तो फिर आपको और दिन चाहिए, राइट। पर अगर आपके पास में दिन ही नहीं है, टोटल 8 ही दिन है अगर आपके पास में लद्दाख का ट्रिप प्लान करने के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट से ही प्लान कर सकते हो। हाँ, फ्लाइट से भी अब्रप्टली चेंज होता है ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, तो आपको एक्लेमेटाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक्लेमेटाइजेशन के लिए लद्दाख में आपको फ्लाइट से जब आप जाते हो तो 2 दिन काफ़ी रहते हैं। अगर आप AMS के जो बाकी के टिप्स हैं उनको अगर आप फॉलो करते हो और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो, एक्सर्शन नहीं करते हो इन पहले 2 दिन के अंदर, तो AMS होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाती है, एक्लेमेटाइज कर जाती है, और फिर उसके बाद में आप साइट सीइंग वगैरह कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपने 2 दिन में ही एक्लेमेटाइजेशन कर लिया है, जो कि रोड जर्नी से आपको टोटल 8 दिन चाहिए, ना सिर्फ एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए बट लद्दाख पहुंचने के लिए। तो बाकी बचे जो 6 दिन है उसमें आप लद्दाख की साइट सीइंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप मनाली लेह हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे की जो साइट सीइंग है उसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट आपको नहीं पता कि भाई जो 6 दिन 7 दिन आप एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको लद्दाख की साइट सीइंग करने में, उसमें आप किस रिमोट विलेज में लद्दाख के अपनी सोल जो है या हार्ट जो है उसको लूज कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, जो रोड ट्रिप है वही एडवेंचरस है या वही एसेंस है लद्दाख ट्रिप का। लद्दाख के अंदर भी खूब सारा एडवेंचर जो है वो भरा हुआ है, बस उसे देखने वाला चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि भाई इन 6 दिन में क्या आइटनरी फॉलो करनी चाहिए, तो लद्दाख बाय एयर का मैंने डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश करा हुआ है, जो आपको 7 से 9 दिन या 5 से 6 दिन की जो डिटेल्ड आइटनरी है लद्दाख बाय एयर की उसको बता देगा। आप उसको देख सकते हैं और उस आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। तो एक तरह से ये चौथा रीजन भी हो गया कि आप लद्दाख में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और रोड्स पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हो, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब जो 5वां रीजन आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि धीरज भाई एक्लेमेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, लद्दाख ट्रिप आप बार बार बोलते हो कि एक्लेमेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है लद्दाख जाने का कि बॉडी एक्लेमेटाइज रहे, आपको AMS ना हो। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि भाई श्रीनगर लेह हाईवे तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके जो है ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हो। पर जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आता है, अब मनाली ले नहीं आता है, मैं लीस्ट रेकमेंड करता हूं कि बिल्कुल कोई चारा ही नहीं है कि आपको मनाली ले से ही जाना है ले, तो आप मनाली ले से जाइए, मनाली ले की डायरेक्शन में। ले मनाली आप कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी एक्लेमेटाइज कर गए होगे, बट मनाली ले मैं रेयरली रेकमेंड करता हूँ। तो दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है श्रीनगर ले हाईवे के बाद में, वो ये आ जाता है कि अगर आप फ्लाइट से जा सकते हो तो जाइए। क्यों? क्योंकि जो मनाली लेह हाईवे है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 14,000 फीट पे मोस्टली हाईवे रन करता है। जैसे ही आप दारचा को पार करोगे तो करीबन करीबन आप लेह तक ऑलमोस्ट 14,000 फीट के ऊपर ही रहने वाले हो। अब ऐसा कोई भी एक्लेमेटाइजेशन का स्केड्यूल नहीं है, या फिर मैं बोलूँगा टाइम टेबल नहीं है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और एक्लेमेटाइज हो के अपनी जो मनाली लेह हाईवे की जर्नी है वो कर सकते हो। अनटिल अनलेस आप स्पीति वैली को करते हुए लद्दाख का ट्रिप नहीं कर रहे हो, तब तक आप अगर सीधा मनाली से ले जाना चाहते हो तो आप जितनी भी नाइट स्पेंड कर लीजिए जिस्पा में, केलोंग में, इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप जो बाकी का हाईवे है उसके लिए एक्लेमेटाइज रहो। और अगर कहीं पे मैकेनिकल फेलियर होता है या फिर कोई रुकावट आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है किसी हाई माउंटेन पास पे या हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पे, तो भाई वहाँ पे फिर आप फंसे रहोगे कुछ टाइम तक, और वहाँ पे AMS होता रहता है या AMS होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हेडेक वगैरह होता है, नोजिया टाइप का होता है, तो ले तक आते आते आपको फटीग हो जाती है, टेंशन हो जाती है कई बार। पर काफ़ी लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ले अगर मैं डायरेक्टली फ्लाई करके चला जाऊँगा तो बिल्कुल ही एब्रप्टली इंक्रीज कर दूंगा ऑल्टीट्यूड को। पर वो ये समझना भूल जाते हैं कि ले जो है 10-11 हज़ार फीट के आसपास है, 14,000 पे नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आप ले में जाके अगर AMS के जो टिप्स हैं, जो एक्लेमेटाइजेशन के टिप्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो, एक्सर्शन नहीं करते हो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, कंप्लीटली 2 दिन तक रेस्ट करते हो, तो आपको AMS होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मनाली लेह हाईवे। क्योंकि जब हम इतना सारा डिस्टेंस जो है मनाली लेह हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, तो एक जो फटीग है वो भी आ जाती है पिक्चर में या क्वेश्चन में मैं बोलूँगा। और जब फटीग आ जाती है तो भाई जो बॉडी है
फटीग से लड़ रही होगी, हाई ऑल्टीट्यूड से लड़ रही होगी, इसलिए AMS होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो। तो जब भी आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। और छठा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जो बाइक रेंटल का ये कंफ्यूजन वगैरह रहता है ना कि भाई कहां से बाइक रेंटल पे लेनी चाहिए, कहां पे नहीं लेनी चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि आप सीधा लेह में जा रहे हो तो भाई लेह से ही बाइक पे रेंट पे लोगे। अब ये कंफ्यूजन वगैरह क्यों है, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, श्रीनगर इन सब जगहों से बाइक को रेंट पर लेकर लद्दाख जाते हो या ले जाते हो और फिर वहां से साइट सीइंग करने की कोशिश करते हो, तो बाइक रेंटल यूनियन जो है लेह का, उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि भाई लद्दाख आप साइट सीइंग नहीं कर सकते हो ऐसी रेंटल बाइक्स पे। आप लेह तक आ सकते हो, लेह से वापस जा सकते हो, बट लद्दाख की अगर आपको साइट सीइंग करनी है जैसे नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, तो आपको लेह की लोकल बाइक ही रेंट पे लेनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए कि मैं प्राइवेट बाइक्स जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट बाइक्स आप कहीं भी लेके जा सकते हो, आपकी पर्सनल बाइक्स जो है उनको कहीं भी लेके जा सकते हो, व्हाइट नंबर प्लेट वाली जो बाइक्स होती हैं। मैं रेंटल बाइक्स की बात कर रहा हूं। तो अब कंफ्यूजन लोगों को ये हो जाता है कि भाई श्रीनगर से रेंट पे ले लूं, लद्दाख जाऊं, फिर उसके बाद मनाली में ड्रॉप करूं, फिर जो ड्रॉप चार्जेस हैं वो भाई 10,000 12,000 भी होते हैं वन वे बाइक रेंटल वाले, तो देना सही भी है नहीं है। तो इस तरह के जो कंसर्न्स है, कंफ्यूजन है, वो सब पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब आप ले फ्लाई करके जाते हो तो ये सारा जो कंफ्यूजन है बाइक रेंटल का, ये खत्म हो जाता है क्योंकि आप लेह में जाके ही बाइक रेंट पे लोगे, वहाँ पे साइट सीइंग करोगे जिस बाइक पे जो अलाउड है वहाँ पे, क्योंकि लेह की लोकल बाइक है, और वहाँ पे लेह में ही वापस रिटर्न कर दोगे घर आने से पहले। और सातवां और आखिरी रीज़न ये है कि जब आप लेह फ्लाइट से जा रहे होते हो तो जो व्यूज़ हैं, एरियल व्यूज़ जिसे कहते हैं, आसमान से जो ट्रांस हिमालयाज के व्यूज़ दिखते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा उन व्यूज़ को देख के। ख़ास तौर से अगर आप अर्ली सीज़न में जा रहे हो या फिर विंटर में जा रहे हो तो भाई जो स्नो का ब्लैंकेट होता है देखने का, जो मज़ा है स्नो का ब्लैंकेट, पूरे पहाड़ स्नो से लदे हुए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। अब इसी में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये भी पूछने लग जाते हैं कि धीरज भाई लेफ्ट साइड के व्यू ज़्यादा बढ़िया है या राइट साइड के व्यू ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक साइड की, जैसे लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, कहीं की भी जो है वो रिटर्न टिकट बुक करिए। दोनों साइड आप उसी जगह पे बैठिए ताकि जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड के व्यूज़ देख लें और वापस जब आ रहे हैं तो आप राइट साइड के व्यूज़ देख लें। दोनों टाइम पे आपने लेफ्ट साइड की टिकट बुक करी है, विंडो सीट जो है वो बुक करी है, पर आप जो व्यूज़ हैं वो दोनों साइड के देख पाएंगे और उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे, रील बना पाएंगे या उनका लुत्फ उठा पाएंगे। और ये जो आसमान से लद्दाख के या ट्रांस हिमालयाज के व्यूज़ हैं ना, इनको कोई भी वीडियो या फिर फोटो जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप खुद जब अपनी आंखों से देखोगे, महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको लगेगा कि पूरा टोटली वर्थ था लेह फ्लाइट से आना। तो दोस्तों ये 6-7 ऐसे कॉमन रीजंस थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि भाई अगर आप लद्दाख फ्लाइट से जा रहे हो तो कोई गलती नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है आप लद्दाख फ्लाइट से जा रहे हो इन सब रीजन को देखते हुए। अब एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हिमालय ट्रिप को प्लान करने के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसका उपयोग करें, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।